नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और वाराणसी के छावनी क्षेत्र निवासी मछली कारोबारी सलीम और उसके दो साथी राजेश गुल्ली और आनंद मसीह के खिलाफ कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 29 जून को सलीम और उसके दो करीबियों को छावनी क्षेत्र से 12 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली और बगैर लाइसेंस के 192 पेटी अंडे के साथ गिरफ्तार किया गया। 2012 में वाराणसी की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सलीम पर मुख्तार गिरोह की आर्थिक मदद करने और बदमाशों की जमानत कराने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। वहीं पुलिस के अनुसार मुख्तार गिरोह के दम पर ही सलीम पूर्वांचल की अलग अलग मछली मंडियों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखा था और व्यापारियों से जबरन वसूली भी किया करता था। वाराणसी के एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में सलीम और उसके दो करीबी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए, वाराणसी के थाना कैंट पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें मोहम्मद सलीम गैंग लीडर है और उसके दो अन्य सहयोगी हैं राजेश और आनंद। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना कैंट वाराणसी पे पंजीकृत किया गया है। जो सलीम है ये यहाँ पे प्रतिबंधित मछली का कारोबार करता है और अवैध रूप से उसके द्वारा एक कार्य किया गया था जिसमें उसके पूरे गैंग की गिरफ्तारी यहाँ पे हुई थी और भारी बरामदगी प्रतिबंधित मछलियों की यहाँ पे की गई थी। ये भी पाया गया कि उसके द्वारा यहाँ पे छोटे व्यापारियों को डराया धमकाया भी जाता था। इसी आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसके संबंध में पूरी हम जानकारी कर रहे हैं। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, कई मुकदमे भी पहले के हैं और यहाँ के एक बड़े गैंग से वो संबंधित भी रहा है। उसके द्वारा एक गैंग के उसमें जमानतें भी ली गई हैं और उसके संबंध में पूरी विस्तृत जांच हम कर रहे हैं। उसका पूरा डोसियर तैयार किया जा रहा है और इस संबंध में कठोर कार्रवाई। और सोशल मीडिया पर गुरुवार की शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को वायरल होने के बाद वाराणसी में विश्व हिंदू सेना अध्यक्ष पर जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये वायरल वीडियो वाराणसी के गंगा घाट किनारे का है, जहां विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता ने एक नेपाली युवक का सिर मुंडवाकर उससे तमाम नारे लगवाए। एक तरफ जहां भारत और नेपाल की दोस्ती बरकरार रखने की तरफ लोगों का रुझान है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वायरल वीडियो और कृत्य नेपाल और भारत की दोस्ती में दरार भी ला सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उक्त नेपाली युवक का सर मुंडवाने के बाद किस तरह से उससे नेपाल के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगवाए जा रहे हैं। और ये वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार की रात वाराणसी के नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक के नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नेपाली माननीय नेपाल को प्रधानमंत्री लाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन। हामी इंडिया में कमाउनु आएछु त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपाल को कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि। हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो, इन्डियाले सहारा दिएको, हामी यहाँ कमाएर खाइरहेछु। हामीलाई राम्रोसित कमाउन खान दिनु। श्री राम जी को लागि यति उत्पाद गर्नुहुन्छ कि श्री रामलाई भन्नुहुन्छ कि नेपालको बसिन्दा छ, नेपालको बसिन्दा होइन, श्री राम हाम्रो भारतको बसिन्दा हो। जय श्री राम, जय। और वाराणसी व्यापार मंडल के लोगों ने 5 दिन तक दुकान खोले जाने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया। शुक्रवार को वाराणसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस सांकेतिक धरने के माध्यम से मांग की कि वाराणसी में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए 31 जुलाई तक वाराणसी जनपद में लॉकडाउन लागू कर दिया जाए या फिर सप्ताह के 5 दिन सभी दुकानें खोली जाने का आदेश दिया गया। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अजीत बग्गा ने कहा कि सड़क के एक दुकान खुला और दूसरी तरफ बंद करना ये कोरोना वायरस के संक्रमण पर कितना लगाम लगा पाएगा, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। अगर खोलना है तो दोनों तरफ की दुकानें खुले या पूरी तरह से लॉकडाउन हो। आज हम लोगों ने मांग रखी है कि 5 दिन या तो शहर खोला जाए या 31 तारीख तक बनारस बंद कर दिया जाए। और अधिकारी व्यापारियों के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे फ़ोन उठाएं, वार्ता करें ताकि व्यापारी अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें।
क्या समस्या है आप लोगों के सामने? व्यापारियों की समस्या है जो 8 in 1 के हिसाब से इन्होंने खोला है, उससे एक का दुकान 3 दिन खुल रही है, एक की 2 दिन खुल रही है, जिसकी वजह से व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। जबकि लखनऊ की गाइडलाइन है पूरा प्रदेश खोलने का, और ये खोल नहीं रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि 5 दिन इसको खोला जाए। आज किस तरह विरोध प्रदर्शन किए हैं यहाँ पे? आज हम लोग तख्ती लेके ये मांग किए हैं कि 5 दिन बाजार खोला जाए या बनारस बंद किया जाए। और देश के जवानों की दुश्मनों से रक्षा के साथ उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत और ताकतवर बनाने के उद्देश्य से काशी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने स्मार्ट डिफेंस ग्लास तैयार किया है। ये स्मार्ट डिफेंस ग्लास अलग अलग टारगेट पर एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग कर सकता है। इसके साथ ही सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान 500 मीटर दूर से इसे ऑपरेट कर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने बताया कि स्मार्ट डिफेंस ग्लास के जरिए सीमा पर तैनात जवान इस स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल कर 500 से ज़्यादा हथियार जैसे मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक गन को ऑपरेट कर सकेंगे। युवा वैज्ञानिक का श्याम चौरसिया का दावा है कि इस स्मार्ट डिफेंस ग्लास की मदद से दुश्मन के वायरलेस टैंकों को भी हैक किया जा सकता है। श्याम चौरसिया ने बताया कि अभी ट्रायल के तौर पर प्रोटोटाइप में मैंने इस स्मार्ट डिफेंस ग्लास में 5 इलेक्ट्रिकल रॉकेट लॉन्चर सेट किए हैं, जिसका रेंज 500 मीटर तक होगा। इस चश्मे का रेंज 1500 मीटर है। करने की जिज्ञासा बचपन से मेरे मन में है। इसी को लेकर के मैंने कई तरह के उपकरण बनाए जो देश के सुरक्षा के लिए थी। इस बार मैंने एक स्मार्ट डिफेंस ग्लास बनाया है देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। जैसा हम देख रहे हैं आज इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरह से लड़ाई का माहौल बना हुआ है, ऐसे में मुझे लगता है कि देश के जवानों को कैसे पावरफुल। और जनपद वाराणसी में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 347 महिला रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर शुक्रवार को भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन पुलिस लाइन वाराणसी में किया गया। परेड का नेतृत्व प्रथम कमांडर के रूप में कृतिका श्रीवास्तव, द्वितीय कमांडर रंजना शर्मा और तृतीय कमांडर प्रिया सिंह के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अमित पाठक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा परेड की सलामी लेने के बाद प्रशिक्षण में सम्मिलित महिला रिक्रूट आरक्षियों को शपथ दिलाई गई। आज उनकी दीक्षांत समारोह था जिसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से संबंधित जो सावधानियाँ हैं उनका पालन भी आवश्यक है, इसलिए परेड वगैरह के कार्यक्रम की जगह उनका शपथ ग्रहण और पुरस्कार वितरण करा करके ये समारोह। पूर्व छात्र संघ महामंत्री शुभम कुमार सेठ के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी का स्वागत किया और इस दौरान बाबा विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी। श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अब तक के इतिहास में पहली बार एक महिला को प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया गया है। आज हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में एक नारी शक्ति के रूप में, एक मातृशक्ति के रूप में हरिश्चंद्र के इतिहास में पहली बार एक महिला को जिम्मेदारी दी गई है, प्राचार्य ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया गया है। ये हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के सभी छात्रों के लिए सबसे गौरव का विषय है और आशा ही नहीं अभूतपूर्ण विश्वास है कि मैडम आप छात्र हित में एक सकारात्मक पहल पर काम करेंगी। इसी आशा के तहत आज हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह। वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ ही शिक्षा और साहित्य के लिए है। जब बात शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तु शिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।